गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एनसीएफ 2009 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एनसीएफ 2005 पढ़ाया, जो हमारा स्कूली शिक्षा पर बेस्ड था। क्या हमारे विद्यालय शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार से बालकों का सर्वभौमिक विकास किया जा सकता है, रटन प्रणाली को फिनिश करने के इन सभी संबंधित चीजों को फिनिश करने के लिए एनसीएफ 2005 का बनाया गया। एनसीएफ 2009 एक शिक्षक शिक्षा पाठचर्या है। शिक्षक शिक्षा पाठचर्या है जो कि शिक्षक शिक्षा पर बेस्ड है। इसमें शिक्षकों की समस्या, शिक्षकों की शिक्षण संबंधी समस्याओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, किस प्रकार से, क्योंकि इसके लिए इससे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जैसे सेवा पूर्व कार्यक्रम, सेवा पूर्व कार्यक्रम तो चल ही रहे थे, सेवा पूर्व तो चल ही रहा था, सेवारत कार्यक्रम भी चल रहे थे। सेवारत यानी सेवा दे रहे, यानी जो टीचर है और उसके दौरान वो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा है, तो उस प्रकार के कार्यक्रम तो जारी हो रहे थे पहले से, कि सेवारत कार्यक्रम जारी थे कि इस प्रकार की ट्रेनिंग के विद्यालय में, जैसे डाइट पे सीआरटी में, एनसीईआरटी में, एनसीटी में इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिन्हें वहां पे शिक्षकों को बुलाकर संबंधित किसी भी टॉपिक, आईसीटी बेस्ड हो या टीएलएम निर्माण संबंधी बहुत सारी सुविधाओं संबंधी इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, उनको ट्रेनिंग प्रदान किए जाते थे और वो लोग वहां से ट्रेनिंग प्राप्त करके विद्यालय में अप्लाई करते थे। पर फिर भी हमारे शिक्षक को समाज का एक दर्पण मानते हैं, कि दर्पण है कि वो ही विद्यार्थी का पथ प्रदर्शक होता है। वो प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक समाज, वो टीचर अपनी कमी न मानकर हुए, अगर बच्चे के अचीवमेंट में कमी होता है तो वो शिक्षकों की कमी होता है, इन सारी शिक्षकों में कमी मानता है। और भी शिक्षक शिक्षा में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करने के लिए, विभिन्न प्रकार के अनुसंधान और शिक्षक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए एनसीएफ 2009 की व्यवस्था की गई थी कि एनसीएफ 2009 को बनाया गया। यानी हम मेन बात क्या है कि इसमें शिक्षक शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए एनसीएफ 2009 को बनाया गया। उसके दो उद्देश्य थे, शिक्षक शिक्षा के दो उद्देश्य हैं 2009 और 2009 के दो उद्देश्य हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उद्देश्य। प्रत्यक्ष उद्देश्यों में बात करें तो पहले नंबर 1 है प्रत्यक्ष उद्देश्यों की बात करते हैं। प्रत्यक्ष उद्देश्यों में बात करते हैं शिक्षक शिक्षा हेतु पाठचर्या का निर्माण। शिक्षक शिक्षा हेतु पाठचर्या का निर्माण प्रत्यक्ष उद्देश्य का नंबर 1 हेडिंग है, शिक्षक शिक्षा हेतु पाठचर्या का निर्माण। यानी शिक्षकों को ट्रेनिंग प्राप्त कराने हेतु, ट्रेनिंग देने हेतु एक विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना चाहिए कि शिक्षक को यही इस पाठ्यक्रम के दौरान, इस पाठचर्या के दौरान ही शिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। ठीक है। सेकंड बात करते हैं इसी में शिक्षक शिक्षा के लिए उचित समय अवधि का निर्धारण। शिक्षक शिक्षा के लिए उचित समय अवधि का निर्धारण, जिसमें शिक्षक शिक्षा के लिए यानी कि ट्रेनिंग का टाइम कितना होना चाहिए, उसका निर्धारण भी एनसीएफ 2009 के अंतर्गत बताया गया। कि जैसे बीएड वालों के पहले बीएड 1 वर्ष का होता था, उसमें इम्प्रूव किया, थोड़ा उसको इम्प्रूव किया, आप 2 साल का कर दिया। बीटीसी जितने भी मतलब शिक्षक शिक्षा संबंधित कार्यक्रम, डिग्री, डिप्लोमा जो भी चलाए जा रहे हैं, उनके समय का निर्धारण करना कि वो कोर्स कितने दिन तक प्राप्त करने पर, उस कोर्स को इतने दिन प्राप्त करने पर अच्छे प्रकार से ट्रेनिंग प्राप्त की जा सकती है। यानी उन जो डिग्री और डिप्लोमा चल रहे हैं उनका समय निर्धारण करना। ठीक है। थर्ड बात करते हैं शिक्षक शिक्षा में व्यवसायिक वृद्धि की उपलब्धता। ठीक है, व्यवसायिक वृद्धि की उपलब्धता यानी उनमें जो व्यवसायिक वृद्धि है, उनका जो प्रोफेशनल है, उसकी कंपोटेंसी यानी उनको दक्षता प्रदान करना, उसकी
दक्षता प्रदान करने संबंधी उस एनसीएफ 2009 में ये बताया गया था कि किस प्रकार से उसमें दक्षता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4, शिक्षकों की योग्यता एवं गुणों का विकास करना। शिक्षकों की योग्यता एवं गुणों का विकास करना, यानी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो शिक्षक शिक्षा जो पाठ्यचर्या बनाई गई थी उसके अंतर्गत उन सारी चीजों को, उन सारे मूल्यों का भी समावेश किया गया था जिनके द्वारा शिक्षक शिक्षा संबंधित शिक्षक में शिक्षा संबंधित या शिक्षण संबंधित बहुत सारे मूल्य यानी गुण उत्पन्न हो सके, उसको गुणों का विकास कर सके, जिससे वो एक बेहतरीन समाज का विकास कर सके, बेहतरीन स्टूडेंट का विकास कर सके। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा में क्रमबद्धता। शिक्षक शिक्षा में क्रमबद्धता, यानी शिक्षक शिक्षा में क्रमबद्धता से मतलब यहां है कि एक सिस्टमेटिक रूप से, यानी पहले से ऐसे आपको पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ाना चाहिए, किस किस चीज के बारे में जानना चाहिए, किस प्रकार के लेसन प्लान बताने चाहिए, और आपको जैसे प्री टीचिंग के लिए भेजा जाता है वहां आपको ऑब्जर्व करने के लिए भेजा जाता है। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में गए ट्रेनिंग के दौरान तो वहां आपको टीचरों को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा था, यानी उनसे संबंधित, यानी शिक्षक शिक्षा संबंधित। फिर आपको सेकंड सेमेस्टर में भेजा जाए क्या, तो वहां पर आपको लेसन प्रस्तुतिकरण के लिए बोला गया कि आप लेसन प्रस्तुत करेंगे, थर्ड में और हायर लेवल में प्रस्तुत करेंगे, फोर्थ में जूनियर लेवल में प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को बताया गया कि एक जो शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या है उसने उस जो कार्यक्रम बनाया है उसको एक क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना। ठीक है, यानी जो कार्यक्रम ट्रेनिंग के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका जो सिलेबस है उसको किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं शिक्षक का विकास एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। मैंने आपको स्टार्ट कर रहा था वीडियो तब भी बताया था कि शिक्षक का विकास यानी हमारा समाज यही सोचता है कि एक शिक्षक ही बच्चे को सब कुछ बना सके, उसकी उपलब्धि, बच्चे की जो भी उपलब्धि है वो एक शिक्षक पर डिपेंड करती है कि वो किस प्रकार के शिक्षक से शिक्षा प्राप्त किया है, किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण किया है, और शिक्षा ग्रहण करने का स्तर उसको किस प्रकार के टीचर मिले हैं, यानी उस प्रकार के कितनी दक्षता प्राप्त टीचर मिले हैं जिससे उनको अच्छी प्रकार से अपने विषय संबंधी सूचनाएं प्राप्त की गई। यानी तो शिक्षक भी, यानी देखो स्कूल को भी हम एक समाज, छोटा समाज कहते हैं, लघु समाज कहते हैं। यानी अगर लघु समाज की बात करते हैं तो स्कूल हमारा एक लघु समाज है, और वहीं से शिक्षक एक उस समाज का एक कार्यकर्ता है। यानी उस समाज में किस प्रकार के बच्चों को समावेश करना है, किस प्रकार से बच्चों को समाज से निकलकर इस दूसरे बड़े समाज में, यानी जिस वातावरण में हमारे घर गांव और जो का समाज होता है उसमें किस प्रकार से जुड़ना है, किस प्रकार से समाज निवेश करना है, उस सारी चीजों की जानकारी देता है, उन सारी चीजों से जोड़ता है। और इससे जोड़ने के लिए वह तभी जोड़ सकता है कि शिक्षक एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षक का विकास एक मनोवैज्ञानिक रूप में। शिक्षक का विकास एक मनोवैज्ञानिक रूप में। अब ये देखिए शिक्षक का विकास एक मनोवैज्ञानिक रूप से क्या मतलब है कि आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, बाल विकास पढ़ाया जा रहा है, किस लिए पढ़ाया जा रहा है? क्या अगर आपका साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा तो आप बच्चे के बारे में जान नहीं सकेंगे। यानी बच्चों के बारे में जानने के, उनकी दृष्टि के बारे में जानने के लिए कि बच्चा किस दृष्टिकोण से सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसके व्यवहार को पहचानने के लिए हमें एक हमारे शिक्षक के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। उसी प्रकार से तभी शिक्षक स्टूडेंट की सभी समस्याओं को अच्छी प्रकार से समझ सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अप्रत्यक्ष रूप
से जो उद्देश्य बनाए गए अप्रत्यक्ष रूप से जो कार्य करते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो जिसमें नंबर वन है छात्रों का सर्वांगीण विकास करने के लिए, छात्रों का सर्वांगीण विकास करने के लिए, यानी शिक्षा कार्यक्रम को अप्रत्यक्ष यानी हम टीचर क्वालिटी को बढ़ाएंगे, यानी जब ट्रेनिंग अच्छी प्रकार से कोई भी टीचर अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग ग्रहण कर रहा है तो वो क्वालिटी में जो शिक्षक छात्रों का विकास है, जो स्टूडेंटों का विकास है, उनका सर्वांगीण विकास भी उसी विकास भी उतनी अच्छी प्रकार से करेगा, यानी सर्वांगीण विकास में उनकी मदद करेगा सभी प्रकार का विकास। जैसे ट्रेनिंग प्राप्त करते हुए उसने जो जो कार्यक्रम सीखेगा वो ही गुण उन बच्चों में विकसित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता का उद्देश्य, यानी ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद शिक्षण जो क्लासरूम में शिक्षण कर रहा है उसकी प्रभावशीलता, यानी कैसे टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, ये सारे गुण उसके अंतर्गत ऑटोमेटिक आ जाएंगे ट्रेनिंग के दौरान। क्या मुझे क्या करना चाहिए टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, यानी शिक्षण को प्रभावशील बनाने के उद्देश्य से यह अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। ट्रेनिंग तो हम प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर रहे थे और ये ट्रेनिंग के दौरान जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है कि हाँ हमें इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय उनको किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए, तो यानी यह अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट, सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य। तीसरा है सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य। सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य से मतलब यहां यह है कि हमारा समाज एक शिक्षक से बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है, बच्चे के विकास यानी सभी प्रकार के विकास के लिए ही शिक्षक को ही अगर किसी प्रकार का विकास लो होता है बच्चे या किसी प्रकार के दुष्प्रकार की गतिविधियां उस बच्चे में पड़ जाती हैं तो उसके लिए भी यानी अचीवमेंट लो होती है तो शिक्षक को दर्शाया जाता है, दोषी ठहराया जाएगा, और हाई होती है तो उसका अचीवमेंट उसका भी शिक्षक को ही श्रेय मिलता है। यानी अचीवमेंट हाई होती है तो क्या हाँ अच्छे टीचरों ने पढ़ाया ये है उसका शिक्षक हो जाएगा। यानी बात कहें तो सामाजिक अपेक्षाओं की, जैसे समाज अपने बच्चों से जो अपेक्षा करता है उन अपेक्षाओं की पूर्ति शिक्षक के द्वारा होती है, यानी उस पथ पर जो मार्गदर्शन का कार्य करता है शिक्षक करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य। अब आरटी 2009 एनसीएफ 2005 इन सब में बताया गया कि सब में कहा गया कि बाल एनसीएफ 2005 को बनाया गया बाल केंद्रित रूप, यानी बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में। अब जब तक शिक्षक के बाल केंद्रित रूप से नहीं पढ़ाएगा शिक्षक के क्या किताबी ज्ञान किताबों को शिक्षण पाठ्यचर्या बनाते हम बाल केंद्रित, और उसको पढ़ाने वाला बच्चे को लेकर न पढ़ाए, साथ में बच्चों को लेकर न पढ़ाए, वो अपने स्तर से ही पढ़ाए, तो क्या वो पाठ्यचर्या बाल केंद्रित रह जाएगी? नहीं। इसलिए यानी बाल केंद्रित शिक्षण के बाल केंद्रित शिक्षा को पूर्ति करने के लिए शिक्षक को ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। यानी इसके द्वारा अगर शिक्षक ट्रेनिंग प्राप्त करता है तो उसके द्वारा वो बाल केंद्रित यानी बाल केंद्रित जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है उसकी पूर्ति करता है। ठीक है, उचित मूल्यांकन का उद्देश्य, यानी शिक्षक ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग जैसे ट्रेनिंग दी जाती है, वहां आपको रिजल्ट बनाना, अचीवमेंट को कैसे चेक करते हैं, क्वेश्चन कैसे पेपर कैसे बनाते हैं, इन सब के बारे में ट्रेनिंग प्रदान की जाती है और उसका मूल्यांकन आप किस प्रकार करेंगे। यानी अचीवमेंट टेस्ट लिया आपने और अचीवमेंट टेस्ट का उसका मूल्यांकन किस प्रकार कर रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार का कौन कौन से पर्सपेक्टिव उसमें रख रहे हैं, बच्चे को फाइनल एग्जाम में आपको रिजल्ट में मार्क्स देने हैं तो उनको किस किस चीज को उसमें विशेष रखते हुए प्रैक्टिकल मार्क्स देने हैं तो उसमें किस किस चीजों को विशेष रखते हैं। जैसे बच्चे का करेक्टर एनालिसिस करना है, क्या चीज को अचीवमेंट एनालिसिस करना है, बहुत सारी चीजों को
यानी सारी चीजों का उसका डिसिप्लिन एनालिसिस करना है। सारी चीजों को देखते हैं कि डिसिप्लिन में कैसा है, अचीवमेंट में कैसा है बच्चा, उसको एनालिसिस करके ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक में ये गुण अपने आप आ जाते हैं कि वो अच्छी प्रकार से मूल्यांकन कर पाता है। ठीक है। तर्क एवं चिंतन के विकास का उद्देश्य, यानी बच्चों में तर्क करने की क्षमता, ठीक है, चिंतन करने की क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से दिया गया है। क्योंकि इससे प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक में वो गुण उत्पन्न किए जाते हैं जिससे उसके अंदर भी, यानी शिक्षक के अंतर्गत भी तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अधिगम वातावरण के सृजन करने का उद्देश्य, अधिगम वातावरण के सृजन करने का उद्देश्य, यानी लर्निंग वातावरण, लर्निंग इन्वायरमेंट को कैसे बनाया जाए, कैसे क्रिएट किया जाए। ठीक है, अधिगम वातावरण को कैसे बनाया जाए, कैसे किया जाए कि एक क्लास में बैठे बच्चों को कैसे पढ़ाने में लगाया जाए, उनका मन किस प्रकार से पढ़ाने में लगाए, क्या किस प्रकार की चीजें टीचर उनके सामने प्रस्तुत करे जिससे उन बच्चों का पढ़ने में मन लगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को वो भी प्रशिक्षण के दौरान ये सारे गुण उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, यानी इसकी इंपोर्टेंस, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके लिए बात करते हैं। क्या शिक्षक शिक्षा एनसीईआरटी 2009 की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जिसमें नंबर 1 पॉइंट है आपकी शिक्षा की सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता के लिए, शिक्षा की सार्वभौमिकता के लिए। ठीक है, यानी शिक्षा की सार्वभौमिकता की बात करते हैं कि यानी सभी को शिक्षा प्रदान करने, हमारे आरटी 2009 में बात करते हैं एजुकेशन को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक शिक्षा की बात करते हैं कि सार्वभौमिक शिक्षा का हमारा संकल्प पूर्ण हो। तो यानी शिक्षक अगर हमारा प्रशिक्षण प्राप्त है तो बच्चों को वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए समाज में जाके, बच्चों के घर पर जाकर उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए आकर्षित करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, जिससे वो आके ज्यादा से ज्यादा बच्चे विद्यालय में एडमिशन लें और जो हमारा सार्वभौमिक शिक्षा का उद्देश्य है वो पूर्ति हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए। क्या अनिवार्य शिक्षा के लिए, यानी हमने कहा कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। और अनिवार्य, यानी अनिवार्य रूप से प्रत्येक बच्चा 6 से 14 वर्ष का शिक्षा, 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा है उसको ग्रहण कर सके। ठीक है, उस अनिवार्य शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, परिवर्तित समाज के लिए अब बात करते हैं। पहले हम 19वीं सदी से 20वीं सदी, अब 21वीं सदी में दिन पर दिन हमारे आधुनिकरण की ओर बढ़ रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन में हम जैसे हम समाज में परिवर्तन हो रहे, उस समाज में समावेश के लिए, उस समाज में समावेश के लिए, उस आधुनिकरण के साथ चलने के लिए बच्चों को तैयार करना। ठीक है, यानी बच्चों को परिवर्तित, यानी बच्चों के समाज के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन के साथ चलने के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए इस जो पाठचर्या है 2009 की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, शैक्षिक असमानताओं को कम करने के लिए। ठीक है, शैक्षिक असमानताएं जो विभिन्न प्रकार की समाज में हमारी शैक्षिक असमानता है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे शिक्षाएं ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और इस प्रकार की उन असमानताओं को दूर करने के लिए इसकी आवश्यकता। नेक्स्ट है छात्रों की अंतर्निहित आवश्यकताओं को, छात्रों के अंतर्निहित क्षमताओं के विकास के लिए, अंतर्निहित क्षमताओं के विकास के लिए, यानी बात करते हैं कि बच्चों के अंतर्निहित क्षमताओं के विकास के लिए, जैसे
यानी उनके जैसे बात करते हैं कि एजुकेशन का भी मीनिंग बताते हैं कि बताते समय कहते हैं कि बच्चों के अंदर यानी ज्ञान कहीं से उसमें डाला नहीं जाता, उसके अंदर निहित है, उसकी क्षमताओं में अंतर्निहित है, उनकी क्षमताओं का हम विकास करते शिक्षा देते हैं। यानी बालक की शिक्षा का विकास करने के लिए यानी उसकी जो अंतर्निहित क्षमता है उसको हम बाहर लाते हैं, यानी बाहर से उसको प्रशिक्षित करके बाहर लाते हैं, तो उसकी अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करते हैं। जीवन कौशलों के विकास के लिए यानी बच्चों में जीवन कौशलों का विकास किया जाता है, विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा इस प्रकार की शिक्षाओं के बारे में दी जाती है जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। और अंतरराष्ट्रीय सद्भाव के लिए, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सद्भाव के लिए ये आपकी एनसीईआरटी 2009 समाप्त होता है। धन्यवाद।